नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और वक्त तो चला है स्ट्रेट टॉक का। तो आज स्ट्रेट टॉक में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल जब जब विधानसभा चुनाव होने होते हैं या किसी भी और तरीके के बायपोल्स इलेक्शंस की भी बात जब होती है तो फिर पश्चिम बंगाल जो है वो ऑटोमेटिकली चर्चाओं का दौर बन जाता है। वो इसीलिए क्योंकि ऐसा हमेशा से कहना रहा है और ऐसा ऐसा हमेशा विश्लेषकों का भी मानना रहा है कि जब जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो पश्चिम बंगाल में अचानक से हिंसा शुरू हो जाती है। हालांकि हिंसा अब कौन कराता है, क्या ये प्रायोजित होती है, ये सब जो सवाल हैं उस वक्त छाए रहते हैं। तो अब क्योंकि 2021 में फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी इस बार जो है वो पूरी कमर कस चुकी है कि 200 जो प्लस का जो टारगेट है उसे पार करना है। तो ऐसे में पहले अमित शाह वो 2 दिवसीय दौरे पर रहे और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिलहाल वो भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं। लेकिन इन बिटवीन कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके बाद यही फिर से बात होनी शुरू हो जाती है कि ये हिंसा जो हो रही है ये प्रायोजित है और इसे टीएमसी द्वारा जो है वो रचा गया है। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये निकलकर सामने आ रही हैं बंगाल में और इसे हिंसा की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हम पश्चिम बंगाल की यहां पर बात करें तो देखिए, पूर्वी हिमालय और बंगाल की खाड़ी के बीच बसे पश्चिम बंगाल में खूबसूरत घाटियों से लेकर चाय के बागानों की ताजगी है तो कहीं सुंदरवन की एक विविधता भी यहां पर नजर आती है। धार्मिक और कल्चरल तौर पर जितना ही ये राज्य बड़ा ही समृद्ध है, जितना ही ज्यादा ये बहुत ज्यादा नर्चर्ड कहें, उतना ही राजनीतिक तौर पर ये राज्य बड़ा ही जागरूक है। अब साथ ही बंगाल का राजनीति के एक खास उग्र रूप से हमेशा से वास्ता रहा है, जैसा मैंने जिक्र पहले किया, क्योंकि क्रांति और जुनून इस राज्य के राजनीतिक मानस में शामिल रहा है। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं खुदीराम बोस, नेताजी बोस, स्वतंत्रता आंदोलन, इसके तमाम एग्जाम्पल से जो है वो भरा पड़ा है। लेकिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा का भी पुराना इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत ब्रिटानी वायसराय लॉर्ड कर्जन के बंगाल के विभाजन के फैसले के विरोध में 1905 में हुई थी और उसके बाद आजादी मिलने तक बंगाल में हिंसक घटनाओं का सिलसिला चलता रहा। अब आजादी के बाद 1960 के दशक में नक्सलवाड़ी आंदोलन से बंगाल की राजनीति में एक हिंसक मोड़ आया। अब यहां पर नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता चुना क्योंकि चुनाव और लोकतंत्र पर उनका कतई भरोसा नहीं था। और उसके बाद 1977 में वामपंथियों ने जब सत्ता हासिल कर ली, लेकिन हिंसा का चक्र यूं ही पश्चिम बंगाल में जारी रहा और ऐसा लगता है कि अभी भी ये जो चक्र है, ये जो नेवर एंडिंग सर्कल है, वो चलता आ रहा है। 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय बंगाल के दौरे पर हैं। जैसा पहले मैंने कहा, पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर अटैक हुआ। नड्डा के बंगाल आगमन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने डायमंड हार्बर से गुजर रहे उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और इसी दौरान खूब पथराव किया गया। काफिले में शामिल भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का शीशा भी टूट गया, वो बाल बाल बच गए। इस घटना का उन्होंने बकायदा वीडियो भी जारी किया है, जो हम आपको भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। अब ये पूरी घटना घटने के बाद बीजेपी कहती है कि हम हमले की कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने हम पर हमला कर दिया, ऐसा लगा जैसे हम अपने देश में नहीं हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आज मैं यहां आया हूं तो रास्ते में मुझे जो दृश्य देखने को मिला वो इस बात को बताता है कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता और असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। तो दूसरी ओर हमले को ममता बनर्जी ने नौटंकी करार दे दिया। सवाल उठाया, पूछा कि इतनी भारी सुरक्षा में ये आखिर मुमकिन कैसे हो गया। तो राजनीति अब इस पर जारी है। किसने क्या कहा हम आपको ये भी दिखाएंगे और आज हम भी चुनावों से पहले एक बार फिर हुई ऐसी हिंसा पर आपके साथ स्ट्रेट टॉक करेंगे। आइए करते हैं इसकी शुरुआत।
बंगाल में हिंसा की राजनीति और हर बार ये सवाल उठता है कि क्या ये जो हिंसा है इसके साथ यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि जब जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो हिंसा तो पहले ही होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में सवाल अक्सर ये उठाया जाता है कि यहाँ पर होने वाले विधानसभा चुनाव या हो रहे विधानसभा चुनाव क्या हिंसा के बिना चल नहीं सकते हैं। ये बड़ा सवाल जो पहले भी अक्सर हमेशा से चर्चाओं का विषय रहा है, और अब क्योंकि 2021 में विधानसभा चुनाव हैं, बीजेपी पूरी कमर कस रही, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके की सीटें उन्होंने हासिल की तो एक आस बंदी है। तो ऐसे में अब सेंध लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ में। कामयाबी कितनी हासिल होगी वो बात की बात है, लेकिन आज हम इसी हिंसा की राजनीति की बात करेंगे जो फिलहाल अब एक बार फिर से शुरू हो चुकी है 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले। तो इससे पहले कि मैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो तमाम बड़े सवाल रखूं जिस पर आप अपना ओपिनियन हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि क्या कुछ घटना घटी, उस पर किस तरीके की राजनीति अब हो रही है। आइए हम सबसे पहले सुनते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। उनको सपोर्ट करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, और उसके बाद उसको दो टूक, उसका पलटवार किस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। आइए सुनते हैं सिलसिलेवार से। मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है, इस बात को हमको समझना चाहिए। ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है, और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है, और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है, और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मुकुलदा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है, और पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूं कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में हैं कि किसी दूसरे देश में। ऐसी परिस्थिति लग रही थी वहां पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी आगे उनके ऊपर पथराव हुआ, वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी उन्होंने, हमारे ड्राइवर को भी चोट है। गेस्ट हाउसগুলোতে এসে সব উঠেছে, যত ছোট ছোট হোটেল আছে তারা খোঁজ রাখুন, সব উঠেছে। এবং তারা কারা? তারা কেউ বাংলার লোক নয়। বাংলার ইলেকশন হিম্মত থেকে বাংলা দিয়ে করুন। বাংলার ইলেকশনের বাইরের গুন্ডা কেন আসবে? বহিরাগত গুন্ডাদের। तो आपने सुन लिया कि किस तरीके से अभी फिलहाल इस पर राजनीति जारी है, और एक दूजे पर इस तरीके से आरोप लगाकर, यानी कि एक ब्लेम गेम जो है वो अब शुरू हो चुका है। और बीजेपी का कहना है कि एक प्रायोजित था और हम पर हमला किया गया है, और हमें ऐसा लगा एक पल में कि हम अपने देश में ही नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाया कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीचों बीच भी कोई अंदर किस तरीके से आ सकता है। तो ये उनके अपनों ने ही किया है, लेकिन इस तरीके से अब विक्टिम कार्ड यहाँ पर बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है। तो वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो पूरी घटना घटी, और इससे क्या कुछ जो है वो नुकसान होने की बात यहाँ पर बीजेपी कर रही है। तो आपने इन तीनों को सुना, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति का जो दौर है वो अब जारी है। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष जो दिलीप घोष हैं, उन्होंने अब बाकायदा इसको लेकर एक पत्र भी लिखा है, और आगे जो है कि इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही गई है कि ये लोग आखिर कौन थे, इनकी धरपकड़ बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सीधे तौर पर वो टीएमसी को इसके लिए जिम्मेवार भी बता रहे हैं। तो उनका मानना है कि ये भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काला दिन है, क्योंकि यहां तक कि मीडिया भी पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सेफ नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले को चिंताजनक बताया, और उन्होंने भी कहा कि अराजकता की भयावह रिपोर्ट्स पर हम चिंतित हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने भी ट्वीट कर कहा इस घटना पर कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की कार पर ममता दीदी ने अटैक करवाया। ये कायराना हमला है, ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है और इस हमले का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा को वोट देकर देगी। ये हमला बंगाल में टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। तो राजनीति जारी है और बंगाल में हिंसा की राजनीति पर हम लगातार बात करेंगे, आपके साथ करेंगे स्ट्रेट टॉक, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद उन तमाम सवालों पर भी डालेंगे एक नजर जिस पे आज आप अपना व्यू जो है, अपना ओपिनियन हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्ट्रेट टॉक और आज स्ट्रेट टॉक में बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, जहां पर 2021 में होने हैं विधानसभा चुनाव और उससे पहले रैलियों का दौर जारी है और रैलियों के बीचों बीच उस दौरान कुछ ऐसे अब तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं जिसका अंदेशा पहले से ही था और अब तक वैसी तस्वीरें जो हैं हमें अक्सर देखने को मिली हैं और तब वो चर्चाओं में आ जाती हैं और फिर ये सवाल खड़ा होता है कि चुनाव से पहले बंगाल में आखिर ये हिंसा शुरू क्यों हो जाती है। इसी से जुड़े कुछ और सवाल, आइए फटाफट से उन पर एक नजर और उसके बाद इस प्रोग्राम के दायरे को आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे आप इस पर क्या सोचते हैं, आपका इन सवालों पर क्या मानना है, क्या सोचना है। तो आज सवाल यही जिसका जिक्र मैंने पहले किया, सबसे पहले कि चुनाव से पहले आखिर बंगाल में क्यों शुरू हो जाती है हिंसा। कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। सवाल यह भी कि बिना हिंसा के बंगाल में क्या राजनीति पॉसिबल नहीं है, क्यों हर बार ऐसी ही तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। सवाल यह भी कि क्या सच में बंगाल में सत्ता की लड़ाई खून मांगती है। ये सवाल जो है, इस सवाल से जुड़े कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो आपके सामने रखेंगे कि जब जब चुनाव हुए तो तब क्या क्या हुआ। सवाल ये भी कि बंगाल में हिंसा का ये जो तरोताजा मामला सामने आया है उससे किसे फायदा होगा। क्या भाजपा खुद को उत्पीड़ित पक्ष बताते हुए, यानी कि अपने आप को एक ऑप्रेस्ड पार्टी बताते हुए विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश तो नहीं कर रही। सवाल ये भी कि ममता बनर्जी का ये घर है, ये किला है और बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती जिस पर बात हमने पहले भी आपके साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से की और आपने बताया कि बीजेपी के लिए इस बार क्यों चुनौती जो है वो रहने वाली है। अब देखिए, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ, एक बड़े टारगेट के साथ यहां पर बीजेपी सेंधमारी करना चाहती है, यहां पर इस किले को भेदना चाहती है। ममता बनर्जी जो एक छत्र राज करती हुई नजर आई हैं पश्चिम बंगाल में, तो ऐसे में उनके इस किले को ध्वस्त करना इतना ज्यादा इजी भी नहीं होगा। तो ऐसे में अब बीजेपी पुरजोर तैयारियों में है, पुरजोर कोशिशों में है कि अब पश्चिम बंगाल को जीतना है, वहां की जनता को अपने साथ करना है। तो ऐसे में अब रैलियों का दौर शुरू हो चुका है और लगातार यहां पर कभी 1 दिवसीय तो कभी 2 दिवसीय जो है वो दौरे कर रहे हैं बीजेपी के बड़े चेहरे। इससे पहले अमित शाह भी और जेपी नड्डा, तो खैर ये उनका दूसरा 2 दिवसीय दौरा रहा। पहले जब उन्होंने दौरा किया था तो सीए एनआरसी को लेकर उन्होंने बात कही और उसके बाद भी हमने देखा कि राजनीति खूब इस पर होती हुई नजर आई, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि सीए एनआरसी को लेकर पश्चिम बंगाल में भी आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो पहले भी 2 टूक जो है वो सरकार को सुना चुकी हैं। तो ऐसे में सीए का मुद्दा अगर यहां पर छाया रहता है, अगर ये जो है एजेंडा सरकार इसी को लेकर आगे चलेगी, तो डेफिनेटली यहां पर जो है इस बार विधानसभा चुनावों के आंकड़ों में कुछ ना कुछ बड़ा डिफरेंस जो है वो देखने को जरूर मिल सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सीएए। तो ऐसे में पहले जब 2 दिवसीय दौरा जेपी नड्डा जी ने किया तो इस पर उन्होंने खूब अपनी बात रखी, अपनी हर मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात रखी। लेकिन अब जब ये 2 दिवसीय दौरा है तो अभी दौरे शुरू होने से पहले ही देखिए ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है। तो ऐसे में अब ममता बनर्जी के घर और बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती किस तरीके से होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, आइए उनसे जानते हैं उनका ओपिनियन क्या है। नमस्कार जी, वेलकम टू जस्ट हिंदी। हेलो हेलो जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? एम आई ऑडिबल टू यू?
हेलो। चलिए, लगता है कि कॉलर के पास हमारी जो आवाज़ है वो नहीं पहुंच रही है। सो मैं अपने कॉलर को यही कहूंगी कि मैंने आपकी कॉल को फिलहाल डिस्कनेक्ट किया है। एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा और हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो बंगाल में हिंसा की राजनीति की हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये बात इसीलिए, फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जॉस हिंदी में। हाँ, नमस्कार जी। जी सर। देखिए, ये गरियाली आंसू रो रहे हैं बीजेपी वाले, क्योंकि जो भाषण आप दे रहे हैं नड्डा साहब और विजय वर्गीय जी। तो उनसे क्या नतीजा हो सकता है? भड़काऊ भाषण तो वही दे रहे हैं, शब्दावली वही है जो जानी पिछानी है। तो आप क्या समझते हैं कि वो भड़केंगे नहीं लोग वहाँ के? अब यहाँ झगड़ा चलता है अमूमन विधायक इलेक्शनों में, विधानसभा के इलेक्शनों में टीएमसी और सीपीआई के दरमियान या कांग्रेस। बीजेपी अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब जोर पकड़ रही है। लेकिन आप घड़ियाली आंसू रो रहे हैं कि साहब हमें मारा उन्होंने, हमारी कारों के शीशे तोड़ दिए, हमें आने नहीं दे रहे। लेकिन आपने यहाँ दिल्ली में क्या किया? किसानों के ऊपर आपने वाटर कैनन छोड़ी, डंडे बरसाए और आपने सड़कें खोद दी। और ये गवर्नमेंट कर रही है, ये किसी पार्टी ने नहीं किया। और जब कहा जाता कि साहब आपने किसानों के ऊपर डंडे मारे, तो आप कहते हमारा डंडा किसी को छुआ नहीं। आप ये दोगलापन क्यों भाई? आप सीधी तरह चौड़ी छाती करके क्यों नहीं कहते कि हम यहाँ पे इलेक्शन जीतेंगे और हम आ रहे हैं? जब आप इलेक्शन जीतना आपका हक है, जरूर करें। अब बंगाल में दंगे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप देखें कि जब भी मोहन बगान और ईस्ट बंगाल का सॉकर गेम होता है, उसके बाद दंगे एकदम शुरू हो जाते हैं। जी। ये हर साल होता है जी, बिल्कुल कोई नई बात नहीं है ये नई बात नहीं है। अगर आप भड़काऊ भाषण नहीं देंगे तो वो शांत आपको सुनेंगे। आप क्यों उकसाते हो भाई उन्हें? और जितने दंगे वो करते हैं, इतने आपसे संभलने नहीं जाएंगे। बिता पड़ेगी उनकी ममता बनर्जी को। आप फिर कहेंगे साहब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो संभालने के लायक नहीं है। सर, यही सवाल इसलिए कि वायलेंस के बगैर क्या यहाँ पर इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है पश्चिम बंगाल में? क्यों हर बार ऐसा होता है? पॉसिबल है, लेकिन दुर्घटना ये है कि बीजेपी के पास एक गुर आ गया है कि अगर आपको इलेक्शन जीतनी है तो दंगे कराइए और अपनी फेवर में इलेक्शन लीजिए। और जब दंगे होते हैं तो जो दूसरी पार्टियां हैं उनके वोट गुस्से में आके कट जाते हैं, वो प्रभाव कम हो जाता है और वही इनका मकसद है। तो क्या लगता है आपको? मैं ये कहता हूँ कि आप दंगे करा के, किसी को उग्रवादी करा के, किसी को पाकिस्तानी और खालिस्तानी कह के आप दंगे जीतने बंद करिए। ये इलेक्शनें ऐसी तरीके से नहीं होती। आप कोई मुद्दा स्ट्रांग रखें, कोई प्रोग्राम अपने रखें कि आप क्या करेंगे बंगाल में। आप तो जाके दंगे फसाद शुरू कराते हो। आपके लिए बंगाल के लिए है क्या? तो आपकी अगर पार्टी वहां पावर में आ रही है, आपको खुशी की बात है, लेकिन आपके पास प्रपोजल ही नहीं है कि हमने क्या प्रोग्राम आगे रखना है। कैसे चलेगा? ये दंगे तो खुद कराते हैं भाई। तो फिर सर, एक और सवाल आपसे कि ये जो लेटेस्ट फेज अब देखने को मिला है, ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है हमले वाली, क्या लगता है आपको? चलिए, प्रायोजित है, किसी की ओर से भी किया गया है, फिर इसको किसको बेनिफिट होगा ये लेटेस्ट फेज से चुनावों में? बेनिफिट तो बीजेपी थोड़ा सा बेनिफिट ले जाएगी, क्योंकि दूसरी पार्टियों के वोट बढ़ जाएंगे। लोगों का ध्यान जो है असली मुद्दों से हटके गुस्से में दंगों की तरफ आ जाएगा, बदले की भावना आ जाएगी, तो हम आपस में लड़ मर जाएंगे।
ये नहीं होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो धन्यवाद। मच जी। धन्यवाद। यहाँ पर आलू वाले जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के लिए राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। सही कहा उन्होंने। अब यहाँ पर मैंने क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत में ही बोला कि यहाँ पर वायलेंस के बगैर क्यों जो है इलेक्शंस को हम सुचारू रूप से चला नहीं सकते हैं, क्यों शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर चुनाव आयोग के आंकड़ों की बात करूंगी। ये जो आंकड़े हैं वो 2014 के हैं। संसदीय चुनाव में राज्य में हिंसक घटनाओं में 7 लोग मारे गए थे, 740 अन्य घायल हुए थे। और इसी तरीके से 2014-2009 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो उस दौरान भी राज्य के आसनसोल और मुर्शिदाबाद में चुनावों से जुड़ी हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 2015 के जो स्थानीय निकाय चुनाव थे उसके दौरान भी इस स्टेट में चुनावी हिंसा की 462 घटनाएं दर्ज की गई थी और हिंसक घटनाओं में 4 लोगों ने जान गंवाई थी। और इसी तरीके से पिछले साल भी देखिए, जब पंचायती चुनाव हुए तो उस दौरान भी पश्चिम बंगाल में कम से कम 13 लोग चुनावी हिंसा की भेंट चढ़ गए। तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम यहाँ पर पश्चिम बंगाल के दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही होता है। अन्य राज्यों में भी राजनीतिक हिंसाएं की जो घटनाएं हैं वो हुई हैं, पर केरल जैसे राज्यों के विपरीत पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जो जड़ें हैं वो बड़ी गहरी हैं, बहुत डीप हैं। ये जो जड़ें हैं ना वो 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक जाती हैं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जो शुरुआत है उसकी भी एक हिस्ट्री आपके सामने जरूर रखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप आज इन तमाम सवालों पर अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। और ये सही में सवाल, क्योंकि हम भी देखते हैं कि जब जब इलेक्शंस होते हैं, छोटे लेवल के हों, दूसरे चुनाव हों, बायपोल्स हों, तो उसके दौरान ये जो हिंसा है वो हम अक्सर देखते हैं। भले ही उस हिंसा में जान माल का नुकसान हुआ हो या ना हो, लेकिन हिंसा जरूर होती है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या पश्चिम बंगाल में हिंसा के बिना राजनीति नहीं हो सकती, इलेक्शंस नहीं हो सकते? कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत स्ट्रेट टॉक में। और बात आज पश्चिम बंगाल की, जहां पर विधानसभा चुनाव तो होने अगले साल हैं, लेकिन कहीं तो सियासी माहौल जो है वो अभी से ही गर्म हो चुका है। तो अभी तक तो आप जानते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य से अभी सिर्फ सियासी वार यानी कि जुबानी हमले किए जा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर बीजेपी के बड़े चेहरे अपनी दौरों पर निकलते हैं, रैलियों के लिए निकलते हैं, तो फिर पथराव होना शुरू हो जाता है। तो उसी के तहत एक लेटेस्ट फेज जो है वो सामने आया और उसी से जुड़े हुए हम हिंसा पश्चिम बंगाल में हिंसा, राजनीतिक हिंसा की जो बात है हम आपके साथ कर रहे हैं, इस पर हम स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं। तो सवाल हमारे ये है कि वायलेंस के बिना क्या यहाँ पर विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से क्या कभी नहीं हो सकते? क्यों हर बार इस तरीके की जो है तस्वीरें निकलकर यहाँ से सामने आती हैं? और अब फिलहाल जो इस लेटेस्ट फेज के बाद हो रहा है, आप जानते हैं कि एक दूजे पर जो है वो ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। यहाँ पर बीजेपी आरोप लगाती है कि ये टीएमसी ने किया है, तो टीएमसी कहती है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी अगर ये घटना घटती है तो यानी कि ये खुद उनका ही किया कराया है, ये प्रायोजित था और ये विक्टिम कार्ड यहाँ पर जो है खेलने की कोशिश कर रही है बीजेपी और अपने आप को ऑप्रेस्ड पार्टी बता रही है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर इससे आने वाले चुनावों में किससे फायदा हो सकता है? सवाल ये भी है कि देखिए, बड़े मुद्दों के साथ इस बार जो है बीजेपी विधानसभा चुनाव में उतरी है। तो ऐसे में यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के घर, उनके राज्य को जीतना क्या बीजेपी के लिए इतना इजी होगा? क्या कोई चैलेंजेस है? आप उस पर भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हालांकि इस पर हम बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम राजनीतिक हिंसा पर फोकस करें तो उस पर हम जानना चाहेंगे आपका व्यू, आपका ओपिनियन, क्या कहते हैं आप इस पर? आपका क्या मानना है? क्या वाकई यहाँ पर बीजेपी आज विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, अपने आप को पीड़ित जो है यहाँ पर उत्पीड़ित पक्ष बताते हुए इस तरीके का एक गेम खेलने की कोशिश करी? क्या ये उसे एक उनका मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो वाकई हिंसा का माहौल
बनाना चाहते हैं जिसमें राजनीति नहीं है। लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं कि यहां पर यानी कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा की जो जड़ें हैं वो 20वीं सदी के बहुत ही शुरुआती सालों तक जो है हम देख सकते हैं और इसकी एक बाकायदा हिस्ट्री भी हम जो है वो पढ़ सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा सर्वप्रथम यानी कि बहुत पहले ब्रितानी वायसराय लॉर्ड कर्जन के बंगाल के विभाजन के फैसले के विरोध में 1905 में हुई थी। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मैंने हालांकि इसका जिक्र किया था और उसके बाद देखिए स्थिति कैसी रही। उसके बाद आजादी मिलने तक पश्चिम बंगाल में इसी तरीके की हिंसक घटनाओं का जो सिलसिला है वो चलता आ रहा है। 2014 से हमने यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी कि किस तरीके से हमने अलग अलग फेजेस जो हैं वो देखे हैं राजनीतिक हिंसा से जुड़े हुए। तो बंगाल का जो राजनीति का एक खास जो एक वास्ता है वो हर बार हमने देखा है कि उग्र रूप लेता हुआ नजर आता है। हिंसा राज्य के राजनीतिक मानस में शामिल नजर आती है। खुदीराम बोस, नेताजी बोस, स्वतंत्रता आंदोलन, इसके तमाम एग्जाम्पल से जो हैं वो पटे पड़े हैं। आजादी के बाद 1960 के एरा में नक्सलबाड़ी आंदोलन से बंगाल की राजनीति में हिंसक मोड़ आया। उन्होंने हिंसा का रास्ता चुना क्योंकि उनको कभी भी डेमोक्रेसी या फिर इलेक्शंस पर विश्वास ही नहीं था। फिर 1977 में हालांकि इस दिशा में कांग्रेस जो है वो राज कर रही थी और उनके राज के एंड तक वामपंथियों ने जब सत्ता हासिल की तो ये जो हिंसा का चक्र है तभी इसी तरीके से घूमता हुआ नजर आया और अभी भी ऐसा लगता है कि जो चक्र है वो घूमता ही जा रहा है। तभी तो हिंसा जो है वो यहां पर हमें देखने को मिल जाती है। पथराव, स्टोन पेल्टिंग, इस तरीके की घटनाएं पहले से ही आना शुरू हो जाती हैं जब इलेक्शन अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो लेटेस्ट फेस एक बार फिर से इससे जुड़ा हुआ हमें नजर आया है। हम यहाँ पर 1990 के दशक की जब बात करते हैं तो उस दशक में भारतीय इकोनॉमी को खोले जाने के बाद वामपंथियों का खेल जो है खत्म होने की शुरुआत हुई। आर्थिक उदारीकरण के विरोधी रहे वामपंथियों की पॉलिसीज ने खासकर ग्रामीण इलाकों में रोजगार का भीषण संकट पैदा कर दिया था और लोगों के पास करने के लिए उस वक्त कुछ नहीं था। और यही वो टाइम था जब पुराने नेता हाशिए पर चले गए और वामपंथी कैडर में कुछ बाहुबलियों की जो है भरमार हो गई जिनके पास पावर थी और खासकर ग्रामीण बंगाल में हिंसा रोजमर्रा की बात हो गई थी, जहां पर पथराव की बात तो आम हो गई थी। बंगाल में पांव जमाने के लिए उस वक्त कोशिश कर रही बीजेपी हिंसा का एक अलग ही उस वक्त हमें रूप यहां पर देखने को मिला। हालांकि उस पर भी चर्चाओं का दौर उस वक्त रहा कि ये कौन किस पर किस तरीके से कर रहा है और इसी पर सांप्रदायिक छाप जो है उस वक्त हमें देखने को मिली। अब आप जानते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी वोटर्स के पोलराइजेशन की भरसक कोशिश करती है। विगत पिछले 3 या 4 सालों में पश्चिम बंगाल में कम्युनल राइट्स की एक कम्युनल टेंशन्स की छोटे लेवल की कई घटनाएं देखने को मिली हैं, जिनमें 2017 में रामनवमी के दौरान भी आसनसोल में हुई हिंसा को कभी कोई भुला नहीं सकता है। राजनीतिक टीकाकारों में इस बात को लेकर आज भी विवाद है, डिबेट चलती रहती है कि बंगाल में हिंसा के ताजा दौर से आखिर किसे फायदा मिलेगा। ममता बनर्जी जो है वो भाजपा समर्थकों द्वारा विद्यासागर की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ से बंगाल के गौरव को चोट पहुंचने का उल्लेख करना शुरू भी कर चुकी हैं और वहीं भाजपा खुद को उत्पीड़ित पक्ष बताते हुए विक्टिम कार्ड खेलने की यहां पर कोशिश करती है, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। लेकिन क्या आपका भी ऐसा मानना है? कॉल कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा। फिर से सवालों पर अगर नजर डाले जाए तो हम ये सवाल आपके लिए लेकर आए हैं कि यहां पर यानी कि पश्चिम बंगाल में क्या हिंसा के बिना कभी कोई इलेक्शंस नहीं हो सकते? सवाल ये भी है कि क्यों यहां पर हमेशा से हिंसा का जो एक फेज है वो हमें देखने को मिलता रहा है। सवाल ये भी कि क्या सच में जो बंगाल की सत्ता की लड़ाई है क्या उसे क्या इस तरीके की हिंसा क्रिएट करके ही जीता जा सकता है? सवाल यह भी है कि फिलहाल ये जो लेटेस्ट फेज, ये जो तरोताजा मामला निकलकर सामने आया है, उसे किसे फायदा मिलने वाला है? क्या यहां पर बीजेपी खुद को ऑप्रेस्ड पार्टी बताकर एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश तो नहीं कर रही है? और सवाल ये भी कि ममता बनर्जी का ये राज्य जहां पर एक छत्र वो राज करती हुई नजर आती है, बहुत ही पावरफुल लेडी, बहुत ही पावरफुल चेहरा, तो ऐसे में उनके इस राज्य में बीजेपी के लिए कितनी चुनौतियां, आप इस पर भी अपनी राय
हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जो कॉलर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनसे एक बार फिर से अपील करूंगी कि कॉल एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा और अपनी जो राय है हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा कि हिंसा की इस राजनीति पर, पश्चिम बंगाल में हिंसा की इस राजनीति पर आपकी क्या राय है। तो हमने कुछ आंकड़े आपके सामने रखने की कोशिश की, हालांकि वो बहुत पुराने आंकड़े नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ 4-5 सालों के आंकड़े हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। वो छोटे स्तर के चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों के आंकड़े थे, जिस पर हमने आपको बताया कि छिटपुट हिंसक की घटनाएं जो हैं यहाँ पर आम हमेशा देखने को मिल जाती हैं। और उसी से ये सवाल कि क्या यहाँ पर विदाउट वायलेंस इलेक्शंस को पूरा नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि देश के लिए भले ही ममता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज भी वो अपने उसी पुश्तैनी मकान में रहती हैं जहां उनका बचपन बीता। यूं तो ममता के राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव, कई अप्स एंड डाउन जो हैं वो देखने को मिले हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति में उनकी जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा रही है। ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव आए, पर सक्रिय राजनीति की एक पुख्ता शुरुआत का साल 1984 का रहा है, जब ममता बनर्जी ने सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ जाधवपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया था। और तब ममता बनर्जी के इसी डिसीजन को लेकर तमाम तरीके की अटकलें लग रही थी और लोगों को ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी उस हाई प्रोफाइल नेता के कद के सामने बौनी साबित होंगी, लेकिन ममता ने सारी अटकलों को धता बताते हुए जीत का परचम लहराया और उग्र स्वभाव की मानी जाने वाली ममता बनर्जी के इस मिजाज का एहसास साल 1991 में तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव को भी हुआ, जब खेल मंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान की रैली में स्पीच देते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा दिया। इस पर मैं अपनी बात आगे जारी रखूंगी, लेकिन आप भी कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, तमाम सवालों पर अपना जवाब जरूर हमारे साथ दीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे, जुड़े रहिएगा जास हिंदी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। बंगाल में हिंसा की राजनीति पर आज आपके साथ हम कर रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और ब्रेक में जाने से पहले दरअसल हमने एक डेकेड की जो है चर्चा आपसे की, 1991 की, जब तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव को भी ये एहसास हुआ कि खेल मंत्री ममता बनर्जी ने जब कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान की रैली में भाषण दिया और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा दिया था। तो ये भी उस वक्त एक फेज था जो काफी चर्चाओं में रहा। और हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि खेल मंत्रालय के साथ खेल करने का आरोप लगाते हुए ममता के इस इस्तीफे से कांग्रेस जो है उस वक्त पशोपेश की स्थिति में आ गई थी। और साल 1996 में एक और धमाका करते हुए ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सीपीएम की कठपुतली बताकर पार्टी के खिलाफ ही अपना मोर्चा खोल दिया था। तो यहाँ पर ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, उनके अब तक की इस करियर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ममता की तुनक मिजाजी और अस्थिर छवि धीरे धीरे जो है उस वक्त वामपंथियों से लड़ने में कारगर साबित होने लगी थी। टीएमसी को इस बात का, तृणमूल को इस बात का एहसास हुआ कि हिंसक हुए बिना आप सत्तारूढ़ पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि इसको लेकर आज भी विश्लेषकों में कहीं ना कहीं मतभेद रहते हैं, जिसका जिक्र हम आपके सामने भी कर रहे हैं कि अब तक इसको लेकर किस तरीके की चर्चाएं रही हैं। ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से हाथ मिलाकर रेल मंत्री बन गई, लेकिन एनडीए के साथ भी ममता की जोड़ी कभी नहीं जमी है। और आज तक जिस तरीके से आप देखते हैं कि वो सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है, 2001 में भी वो सरकार से अलग हुई तो ममता ने एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थामा, गठबंधन कर 2004 का लोकसभा और 2006 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन इस बार ममता को चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। राजनीतिक पंडितों ने तब उनकी राजनीति का मर्सियां भी लिख दिया था और 2007 से 2011 तक का समय सर्वाधिक हिंसक वर्षों में से था। सिंगूर में टाटा नैनोकार परियोजना और नंदीग्राम में औद्योगिकरण के लिए किसानों की जमीन के अधिग्रहण पर ममता ने आंदोलन कर किसान समर्थक और उद्योग विरोधी हथियार का फॉर्मूला अपनाकर वाम मोर्चा की सरकार को भी झुका दिया। तो जिस लखटकिया कर के निर्माण का सपना संजय टाटा ने बंगाल के सिंगूर का सिलेक्शन किया था, उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट वहां से उस वक्त भागना पड़ा
और तो और नंदीग्राम परियोजना का भी वही हाल हुआ। सिंगूर और नंदीग्राम ने ममता को गांव-गांव तक पहुंचा दिया, जिसका असर 2009 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा, जब ममता को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता ने मां, माटी और मानुष का नारा दिया और 34 सालों से चली आ रही वामपंथी सरकार को उन्होंने जड़ से उखाड़ फेंका। तृणमूल ने नंदीग्राम और सिंगूर में किसानों के हिंसक आंदोलन के सहारे सत्ता में कदम रखा और सत्ता हासिल करने के बावजूद भी तृणमूल ने अपना वही पुराना रवैया जारी रखा। तो जनता को डराने के लिए, हिंसा का सहारा लेते हुए और सत्ता में बने रहने के लिए जाति और पहचान की राजनीति करती आए हैं। इस तरीके से विश्लेषकों की चर्चाओं में ये भी बात निकलकर सामने आई और इसको लेकर मतभेद आज भी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बंगाल में कहावत मशहूर है एक कि करबो लड़बो और जितबो। इस कहावत को 100% सच बताने में पीएम मोदी और भी जुटे और ममता बनर्जी भी जुटी। वैसे तो कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन यूपी में अखिलेश और मायावती के गठबंधन के बाद बीजेपी ने दिल्ली पहुंचने के लिए कोलकाता के रास्ते को नापना शुरू किया है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से अपने लिए पॉसिबिलिटीज के द्वार खोलते हुए, उनके दरवाजे खोलते हुए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत उस वक्त झोंकी और ममता को उस वक्त पता था कि जनता की ममता बीजेपी पर बरसी तो सूबे में उनका अखंड राज चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में ममता बीजेपी और पीएम मोदी से सीधी टक्कर लेती हुई दिखती हैं आज भी। आम चुनावों में बीजेपी ने ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में सेंध नहीं लगाई, बल्कि किले के काफी अंदर तक कब्जा भी जमाया। और तो और बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी में ही सेंध लगा दी। हालांकि उस वक्त इस तरीके की परफॉर्मेंस देने के बाद ही आज बीजेपी में उतना कॉन्फिडेंस है कि 200 प्लस का टारगेट यहां पर अमित शाह ने रखा है और कहा है कि 2021 के विधानसभा चुनावों में यहां पर हम जीत हासिल करेंगे, कमल खिलाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी जिनका हमने जिक्र किया है कि अब तक अपनी एक पावरफुल इमेज और अपने तुनक मिजाजी, एक रिबेलियस एक जो उनका नेचर है, उस तरीके के नेचर के बाद जनता जो है उन्हें चाहती है, उन्हें प्यार करती है और एक छत्र राज यूं ही नहीं उन्होंने किया है। तो ऐसे में एक बड़े चेहरे के सामने उनके राज्य को जीतना, वहां पर विधानसभा इलेक्शंस को जीतना क्या बीजेपी के लिए इतना इजी होगा? चुनौतियां काफी ज्यादा हैं, हालांकि वो बात की बात है, लेकिन आज हमने एक राष्ट्रीय हिंसा की बात की है और हमने वो एग्जांपल्स भी आपके सामने रखे कि किस तरीके से यहाँ पर छोटे स्तर के इलेक्शंस के तहत भी यहाँ पर छिटपुट घटनाएं जो हैं देखने को मिलती हैं, जिसको लेकर हमेशा से एक सवाल ये उठा कि बंगाल में अगर सत्ता की लड़ाई जीतनी है तो आपको यहाँ पर पथराव करना होगा, यहाँ पर आपको इस तरीके से हिंसा का एक जो माहौल है वो क्रिएट करना होगा। तो अब तक हमने देखा कि 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले सियासी हमले, सियासी पलटवार लगातार किए जा रहे हैं। मुद्दे क्या रहेंगे उनको लेकर भी दोनों ओर से पलटवार जो है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे 2020 जो है अपने अंत में है और 2021 में विधानसभा चुनावों की पश्चिम बंगाल में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, तो अब यहां पर दौरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहां पर जेपी नड्डा पहले भी 2 दिवसीय दौरा कर चुके हैं और एक बार फिर से 2 दिवसीय दौरा यहां पर वो करने आए हैं और उससे पहले ही इस तरीके का फेज निकलकर सामने आना बड़े सवाल खड़े करता है। और फिर से वही सवाल ये और फिर से वही चर्चा ये कि क्यों चुनावों से पहले बंगाल में शुरू हो जाती है इस तरीके की हिंसा। तो यहां पर अब ब्लेम गेम शुरू हो चुका है और आपने इससे पहले सुना कि किस तरीके से बीजेपी और टीएमसी के बीच इस हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में अब यहां पर राजनीति इस चीज को लेकर हो रही है और फिलहाल ये देखना होगा, जो सवाल ये खड़ा किया जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय और जेपी नड्डा ने इस हिंसा के बाद अपना स्टेटमेंट दिया, अपना टेक दिया और सीधे तौर पर वो टीएमसी को इसका कसूरवार समझते हैं। तो ऐसे में क्या कहीं उत्पीड़ित पक्ष अपने आप को बताते हुए बीजेपी कहीं विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश तो नहीं कर रही है? और वाकई यदि ऐसा है तो क्या फिर इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर यहां पर सच में बंगाल की सत्ता
की जो लड़ाई है क्या खून मांगती है, क्या बंगाल में हिंसा के ताजा दौर से ये जो है किसी ना किसी को फायदा होने वाला है, क्या एक तरीके का विक्टिम कार्ड यहाँ पर बीजेपी की ओर से खेला जा रहा है या फिर टीएमसी की ओर से। ये एक बड़े सवाल जिनका जवाब जो है वो आने वाले समय में जरूर जो है वो पता लग जाएगा जब विधानसभा चुनाव यहां पर शुरू कर दिए जाएंगे और उसका रिजल्ट भी लोगों के सामने होगा। तो बंगाल में हिंसा की राजनीति पर आज हमने लगातार बातचीत की है और एक छत्र राज करने वाली ममता बनर्जी के ही कार्यकाल के दौरान क्या कुछ अभी तक घटा, कितनी जो है घटनाएं यहां पर निकलकर सामने आई, एक आंकड़ा भी हमने आपको रखने की कोशिश की। वो ये दिखाता है कि अब तक जो विश्लेषकों ने कहा और जो एक चर्चा आम रही है कि यहां पर अगर आपको सत्ता की लड़ाई जीतनी है, अगर कुर्सी हासिल करनी है, अगर लोगों का विश्वास जीतना है तो यहां पर आपको इस तरीके का माहौल क्रिएट बिना आप लड़ नहीं सकते हैं। तो अब तक वो जो दौर है वो चलता आ रहा है, लेकिन एक बार फिर से ये जो दौर हमने देखा, जो एक कल हमने फिर से ये जो लेटेस्ट फेज निकलकर सामने आया है, वो क्या प्रायोजित था या फिर वो एक कुछ और असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस माहौल को, जिन्होंने इस राजनीतिक मामले को, इस पूरे माहौल को, इस पूरे सियासी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। तो ये अपने आप में तमाम बड़े फैक्टर्स हैं जिसको लेकर विश्लेषकों में अपनी अपनी एक राय और उन रायों में एक मतभेद जो है वो जरूर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि चुनावों से पहले बंगाल में ये जो हिंसा शुरू हुई है ये सिर्फ यहीं पर थम जाए, आगे ना हो। और जिस तरीके से एक चर्चाओं का दौर रहा है कि यहां पर अगर लड़ाई जीतनी है, सत्ता की लड़ाई जीतनी है तो हिंसा करनी ही होगी, ये जो चर्चा रही है, ये जो एक आम स्टेटमेंट रही है यहां पर खासकर पश्चिम बंगाल को लेकर, ये झूठी साबित हो, क्योंकि इलेक्शंस हैं, एक लोकतंत्र का बड़ा हिस्सा है, तो शांतिपूर्ण तरीके से इस तरीके की लड़ाई को लड़ा जाए तो उतना ही ज्यादा अच्छा है। फिलहाल देखना होगा कि ये वाकई प्रायोजित थी और अगर वाकई ये प्रायोजित थी तो इससे आने वाले समय में किसको कितना फायदा होगा ये देखना होगा। तो फिलहाल इसी नोट के साथ इजाजत लेना चाहेंगे, कल एक और नए विषय के साथ होंगे आपके साथ रूबरू और इस प्रोग्राम के ठीक बाद आपके सामने होगा दिल की ओपन स्टेज, तो देखना ना भूलिएगा दिल की ओपन स्टेज विद सिमरजोत। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।